आई वेलकम बिजन लोग। आज मैं यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी जो एकेटिव का एक नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है उसका वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कंप्लीट सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे सिंगल वीडियो में। यूनिट नंबर 5 का आज रिवीजन देखेंगे हम सिंगल वीडियो में। इससे पहले बाकी यूनिट का रिवीजन मैं अलग अलग प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी की यूनिट नंबर 5 का रिवीजन। अगर आपको इनके टॉपिक को डिटेल में आप पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी है, उसको वन बाय वन टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस किया है, उसको आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले टॉपिक पर आता है हमारा इंडियन आर्किटेक्ट। तो इंडियन आर्किटेक्ट जिससे भारतीय वास्तुकार, ठीक? मतलब जो आर्किटेक्ट या वास्तुकार थे भारत में, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो जिसमें बोला जाता है सबसे पहले वैदिक टाइम में या हमारे जो लॉर्ड विश्वकर्मा है, ठीक है? उस मानव को लीजेंड डिवाइन आर्किटेक्ट बोला गया है, जो वेद के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है? उनके मतलब देवों के लिए काम करते थे लॉर्ड विश्वकर्मा जो थे, और ये काफ़ी बड़े आर्किटेक्ट रहे हैं। या इसके अलावा हमारे जो अलग-अलग टाइप के जो आर्किटेक्ट आते हैं, जैसे इंडिया के अंदर अगर अन्य मतलब इनका कोई फिक्स नाम नहीं है, हमें नाम नहीं पता ज़्यादा, ठीक है? जैसे अलग-अलग टाइप के हमारे रहे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के आर्किटेक्चर को डेवलप करने के लिए। जैसे हड़प्पन है, हड़प्पन का पूरा सिस्टम हमने डेवलप किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन में इतने अच्छे-अच्छे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है, ठीक है? या इसके अलावा वहाँ पे स्विमिंग पूल, ठीक है? और ग्रीनरी वगैरह बनी है, पूरा मतलब सिटी एक डेवलप किया गया है हड़प्पन, मोहनजोदड़ो या हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिटी आते हैं, उनको डेवलप करने में। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई आर्किटेक्ट रहे होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते। इसके अलावा जो टेम्पल है इंडिया के अंदर, फोर्ट्स हैं, स्तूप हैं, केव हैं, ठीक है? केव आर्किटेक्चर इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग रहा है, तो उसके पीछे जो इंडिया का आर्किटेक्चर रहे होंगे, ठीक है? इसी टाइप से एक एग्ज़ाम्पल एक नाम आता है रामप्पा। रामप्पा जिनके नाम है रामप्पा टेम्पल है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तेलंगाना के अंदर। तो ये भी एक फेमस आर्किटेक्ट रहे हैं। इसके अलावा हमारे आते हैं बृंद सोम। है। इनका हमारा फ़ोकस रहा है बिल्ड एंड अनबिल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है? इनकी एक फ़िलॉसफ़ी रही है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। एक वीवी जोशी डोशी आते हैं, इनका भी हमारा ये मॉडर्न जायंट जो हमारे थे ली कार्डोसो, ठीक है? इनके साथ इन्होंने काफ़ी काम किया है, और इनका जो फ़ोकस था वो था इंडियन स्पिरिट, जो भारतीय की जो गौरवशाली इतिहास है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने मॉडर्न टाइम में जो डेवलपमेंट है वो किए हैं। मतलब जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट किए हैं इन्होंने किए हैं। अगला आते हैं चार्ल्स कोरे। चार्ल्स कोरे का भी हमारा आता है जैसे सेंसिटिव मीटिंग नीड एंड प्रिजर्व हिस्ट्री, ठीक है? मतलब जो हिस्ट्री को प्रिजर्व करके ही इन्होंने अपने-अपने जो भी डेवलपमेंट है, वो इन्होंने किए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर इन एंशिएंट टाइम, एजेंट इंडिया। तो यहाँ पर हमारा इंडिया के अंदर अगर देखेंगे तो आर्किटेक्चर को बोला गया है ह्यूमन क्रिएटिविटी, ठीक है? ये बहुत एक सही एग्ज़ाम्पल आता है ह्यूमन क्रिएटिविटी का। ह्यूमन कितना क्रिएट कर सकता है, कितना अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकता है। जैसे मॉन्यूमेंट हमारे एक लाइव एग्ज़ाम्पल आते हैं कि हमारी वैल्यू की, हमारी बिलीफ, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है? हमने कैसे उन चीज़ों को बनाया है, ठीक है? तो इसमें हमारे जैसे डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, अलग-अलग टाइप के हमने मटेरियल का यहाँ पर यूज़ किया है। उन मटेरियल की हमें नॉलेज थी, मटेरियल की हमें जानकारी थी, तभी हमने कर पाए, ठीक है? और इसके अंदर इंजीनियर मैथमेटिक्स का यूज़ किया है, इतनी डिटेल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ हमने उनको डेवलप किया है। इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके ब्रिटिश रूल तक, जितने भी हमारे क्रिएटिविटी हुई है, ठीक है? तो हमारे वो आते हैं हमारे। तो यहाँ पर 3 टाइप की बिल्डिंग हमारी जो बिल्डिंग की फॉर्म में अगर बात करें तो 3 टाइप की मिली है हमारी। अगर हड़प्पन की बात करें तो ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बिल्डिंग एंड पब्लिक बाथ, ठीक है? तो हड़प्पन ने यहाँ पर जो है मड ब्रिक जो वर्न्ड हैं, मतलब जो पकी हुई मिट्टी की जो ईंटें हैं, उनको एक स्टैंडर्ड डायमेंशन हमारे यहाँ पर यूज़ किया है। एक उस टाइम बट दुनिया की बाकी जो सभ्यताएँ थीं, वो सिर्फ़ कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इंडिया उस टाइम में भी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल आता है अशोक का सारनाथ जो सारनाथ पिलर है या स्तूप हैं आर्किटेक्चर के। तो इंडियन आर्किटेक्चर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर कैटेगरी वाइज़ देखूँ तो हम यहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर को 5 टाइप पहली बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग में अलग-अलग टाइप के हमारे फोर्ट आते हैं, रहने की बिल्डिंग आती है, ठीक है? कल्चरल बिल्डिंग आती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। अगली चीज़ आती है पिलर। तो पिलर जैसे अशोक के पिलर हैं हमारे, ये हमारे नेक्स्ट आर्किटेक्चर में आते हैं। तो पिलर को किस हिसाब से बनाया जाता था, ये सारी चीज़ें। अगली चीज़ आती है स्तूप, ठीक है? तो स्तूप में भी कहाँ छतरी, मेदी वगैरह इनका सबका पूरा कैलकुलेशन करके हम यहाँ पर बनाते थे।
अगले आती है केव आर्किटेक्चर, मतलब एक सिंगल पहाड़ी को एक केव की फॉर्म में काट देना और पूरा एक आर्किटेक्चर बना देना ये। देखिए यहाँ पर कोई मटेरियल ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ़ मटेरियल को काट के कि हमने इतने ज़्यादा फाइन तरीके से इसको डेवलप किया गया है केव आर्किटेक्चर के अंदर। इसके अलावा हमारे आते हैं टेम्पल जो मंदिर हैं, खासकर दक्षिण भारत में बहुत-बहुत भव्यशाली मंदिर मिलेंगे। और हमारे इंडियन आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम्पल आता है। और इंडियन आर्किटेक्चर को टाइम पीरियड के हिसाब से भी बताया गया है। जैसे हड़प्पा के टाइम में, मौर्यन के टाइम में, मौर्य के बाद और मिडाइवल से अब तक का जितना भी हमारा आर्किटेक्ट। अगला हम देखते हैं स्कल्पचर। तो स्कल्पचर हमारी एक आती है 3D वर्क ऑफ आर्ट विथ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ठीक है? जिसमें हमारा 5000 से भी पुराना इतिहास रहा है इंडिया का। क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन के साथ 3D वर्क मतलब 3D आर्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है? इसमें हड़प्पन की पीपल की बात करें तो यहाँ पर भी स्कल्पचर बनाते थे अलग-अलग टाइप के स्कल्पचर। इसमें हम यूज़ करते थे जैसे अलग-अलग टाइप के मेटल, ठीक है? ब्रोंज की जैसे हमारे एक एग्ज़ाम्पल आता है ब्रोंज स्टैच्यू, डांसिंग गर्ल का है या ब्रोंज बुल हमारा मिला है कालीबंगन में, ये हमारे एक स्कल्पचर आते हैं, जिनको हम मूर्ति बोलते हैं, स्कल्पचर को हम मूर्ति बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा टेराकोटा की मूर्ति भी काफ़ी ज़्यादा मिली है, टेराकोटा का स्कल्पचर मिला है, जिसको हमने फायर बैक क्ले बोलते हैं इसको। इसको हम पिंचिंग मेथड मतलब जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी को हम पिंच करके दबा-दबा के हम किसी एक मतलब मूर्ति की फॉर्म में या स्कल्पचर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में उसे क्या है, फायर में पका लेते हैं, तो वो हमारा बनता है। मॉडर्न टाइम में भी स्कल्पचर की फॉर्म में दिखाई देंगे जैसे स्तूप के अंदर यक्ष और यक्षी, इनकी पूरी एक वेल मेंटेन शेप मिलेगी इनकी, ठीक है? जो डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते थे हम स्तूप को। इसके अलावा जो अजंता केव है, ठीक है? अजंता केव के अंदर, ठीक है? इसके अलावा जो अलग-अलग टाइप के हमारे स्क्रिप्चर के स्कूल हैं, जैसे मथुरा है, गांधार है, अमरावती है। इनमें अब अपने-अपने टाइप के स्कूल हुआ करते थे ये अलग-अलग टाइप के, जिन्होंने के पास अपनी-अपनी कला थी। जैसे मथुरा स्कूल की बात करूँ, तो मथुरा स्कूल के अंदर जो स्क्रिप्चर बनता था, ठीक है? वो स्टोरी और इमेजिनरी से ज़्यादा प्रेरित होता था, ठीक है? जो बुद्धिज़्म के लिए हिंदुइज़्म और जैनिज़्म तीनों ने यूज़। अगला गांधार स्कूल आता है। गांधार स्कूल के अंदर क्या करते करते थे हम, ब्लू ग्रेड सैंडस्टोन का यूज़ करते थे और बाद में इन्होंने मड स्टैच्यू का भी यूज़ करना स्टार्ट किया। अमरावती आता है जो सातवाहन रूलर से प्रेरित था। यहाँ पे डायनामिक इमेज नैरेटिव आर्ट का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और चोल के टाइम में भी हम देखेंगे स्कल्पचर नटराज का स्कल्पचर मिलता है। तांडव पोस्चर मतलब भगवान शिव जिन्हें नटराज बोला जाता है, तांडव डांस करते हुए यहाँ पर इनका जो स्कल्पचर मिलता है। सील, सील मतलब मोहरें आती हैं, जो मोहर हम यूज़ करते हैं, जैसे इस टाइप की हमारी मोहरें होती हैं, ठीक है? अपनी पहचान बताने के लिए या किसी चीज़ को साइन करने के लिए। सील भी हमारी क्या आती है, सील भी हमारी क्या आती है, सीलिंग एंड पॉजिटिव इम्प्रिंटमेंट, ठीक है? और ट्रेड के लिए हम इन टाइप की मोहरों का यूज़ करते थे। जो अलग-अलग टाइप की मोहरें हैं, जैसे मेसोपोटामिया की मोहरें जो हमारी अलग-अलग लोथल जैसे साइड में मिली हैं, ठीक है? और लोथल की मोहरें हमारी मेसोपोटामिया में मिली हैं। इसका मतलब हमारा उनसे ट्रेड चलता था, ठीक है? हड़प्पा में अलग-अलग टाइप की सील डिफरेंट-डिफरेंट शेप में, कोई स्क्वायर में, ट्रायंगल में, रेक्टेंगुलर में, सर्कुलर शेप में भी मिली हैं और इनके साथ-साथ इनके ऊपर इंस्क्रिप्शन भी होते थे। मतलब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, ठीक है? तो गोल्ड एंड इवोरी की सील भी हमने यहाँ पर यूज़ की है, ठीक है? इस टाइप के जो ताबीज़ यूज़ होते थे, ताबीज़ पे भी एक तरह से एक जो बॉडीज़ में ताबीज़ मिले हैं। मतलब एक डेड बॉडी के अंदर ताबीज़ दिखाई दिए, तो इंसान ताबीज़ भी पहनता था उस टाइम और ताबीज़ एक मोहरों के थ्रू बना हुआ होता था, ठीक है? मैथमेटिकल इमेज भी हमारी इस कुछ सीलों के ऊपर दिखाई दी है। मतलब मान सकते हैं कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते थे। एक स्वास्तिक की तरह ही साइन मिला है, ठीक है? जैसे अलग-अलग एग्ज़ाम्पल मोहरें आती हैं, जैसे यूनिकॉर्न की मोहर है, बुल की मोहर है, राइनोस टाइगर, एलिफेंट, बफ़ेलो, ठीक है? इन्हें जैसे पशुपति सील ये बहुत फ़ेमस हमारी आती है। पशुपतिनाथ, ये पशुपतिनाथ की सील है। जैसे भगवान शिव की पोज़ीशन है उसी टाइप से पशुपतिनाथ सील बनी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉइन मतलब सिक्का। कॉइन की स्टडी को हम बोलते हैं नुमिस्मेटिक मतलब सिक्का शास्त्र। तो इस टाइप के अलग-अलग शेप में हमारे सिक्के चलते थे उस टाइम में भी अलग-अलग। पाणिनि के अष्टधाई के अंदर बताया गया है मेटालिक पीस, ठीक है? कि किस टाइप से हम मेटल पीस को स्टम्प के लिए यूज़ कर सकते हैं, पंच मार्क कॉइन बना सकते हैं। तो बनाने की किस टाइप से विधि है। पाणिनि के अष्टधाई में बताया गया है। फर्स्ट इंडियन पंचमार्क कॉइन जिसको बोला जाता है जो करसपण, पुरानस या पन्ना, ठीक है? ये हमारे बनाए जाते हैं। तो जो इर्रेगुलर शेप में रहते थे। इसकी शेप दिखाई दे रही है, ये हमारी इर्रेगुलर शेप है।
इर्रेगुलर शेप थे लेकिन वेट स्टैंडर्ड था, सिल्वर के बने होते थे। जो हमारी 6th सेंचुरी बीसी में गंगा प्लेन के आस-पास मिले हैं, ये जो सिक्के हैं। इसका मतलब हमारे उस टाइम से भी हम इन सिक्कों का यूज़ करते आ रहे हैं। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन किया है, ठीक है, माइंटिंग ऑफ पंचमार्क कॉइन जैसे उन्होंने इसको रुपया पूरा, सुवर्ण रूपा, ताम्रपुरा, ठीक है, या सीसा रूपा इनको अपने अर्थशास्त्र में बोला है। उस टाइम में करसापण काफ़ी ज़्यादा बोला जाता था, सिक्कों के लिए या मुद्रा के लिए, करेंसी के लिए। तो इंडो ग्रीक में भी देखेंगे हम तो यहाँ पर भी कॉइन सिल्वर, कॉपर इनके कॉइन मिले हैं, ठीक है? और इन कॉइन के ऊपर ऊपर एक साइड में ग्रीक्स में लिखा होता था, ठीक है? और दूसरी साइड में क्या है खरोष्ठी में लिखा होता था और साथ में क्या है ग्रीक डेटीज़ के फ़ोटो मिलते थे यहाँ पर। लेकिन बाद में इंडियन डेटीज़ भारतीय जो देव-देवता भगवान हैं उनके भी फ़ोटो मिलने स्टार्ट हो गए यहाँ पर, ठीक है? जो कुषाण डायनेस्टी है, इन्होंने सबसे पहले एक प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन चलाई। सबसे पहले भारत में जो गोल्ड कॉइन चलाने का जो प्रचलन था वो कुषाण डायनेस्टी से ही स्टार्ट हुआ था। एक थे बीमा कडफिसेस, जो कुषाण डायनेस्टी के राजा थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए हैं इंडिया में 100 एडी में। इसके अलावा फिर बाद में गुप्ता एज में भी का यूज़ हुआ है, ठीक है? और गुप्ता एज में भी एक जो सिक्के रहते थे, सिक्कों में एक साइड जैसे यहाँ पर एक साइड जो है राजा की फ़ोटो रहती थी, राजा की एक पोज़ीशन बनी होती थी और दूसरी टाइम गॉडेस लक्ष्मी की फ़ोटो रहती थी और साथ में क्या है संस्कृत में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ इंस्क्रिप्शन कुछ लिखा होता था। हर्षवर्धन ने भी सिल्वर के कॉइन बनाए हैं जिनमें एक साइड राजा का सर था और दूसरी साइड पीकॉक मोर रहा है। चालुक्य डायनेस्टी के अंदर भी हमारे इसके अलावा जो चोल किंग है राजराजा 1 ठीक है, यहाँ पर भी क्या है एक साइड में किंग की फ़ोटो रहती थी, दूसरे साइड में जो गॉडेस मतलब देवी माँ की फ़ोटो रहती थी दूसरी साइड में और संस्कृत में इंस्क्रिप्शन पे लिखा होता था, ठीक है? चोला किंग के ऊपर। पल्लव डायनेस्टी में यहाँ पर जो लॉइन को छापा गया है सिक्के के ऊपर। इसके अलावा विजयनगर डायनेस्टी में भी जो है काफ़ी बड़ी अमाउंट में गोल्ड कॉइन यूज़ किए हैं इन्होंने। छत्रपति शिवाजी ने भी गोल्ड कॉइन यूज़ किए हैं, ठीक है? और अगली जो आ रही है बोडिया डायनेस्टी जो मैसूर की आती है, यहाँ पर भी इन्होंने जो नरसिम्हा का विष्णु अवतार है, उनकी जो है इमेज को यहाँ पे शो किया है सिक्कों के ऊपर। अगली आती है हमारी पोट्री। पोट्री इस टाइप के हमारे एक मिट्टी के टाइप के बर्तन होते हैं, पोट्री जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? पोट्री जैसे हड़प्पन पोट्री की बात करें, यहाँ पर हड़प्पन पोट्री भी हमारी खुदाई में दिखाई दी है मिली है। तो यहाँ पर भी पोट्री 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक तो प्लेन पोट्री मतलब सिंपल सी पोट्री बना दी और दूसरी पोट्री को हमने क्या दिया पेंट कर दिया और पेंट करके कुछ लिख भी सकते थे। जैसे ट्री की फ़ोटो, अलग-अलग टाइप की फ़ोटो, ज्योमेट्री हमने पेंटिंग पे चिपका देते थे। ठीक है? तो यहाँ पर जो पोट्री बनाई जाती थी, उससे व्हील मेड वेयर हम बोलते थे। मतलब जो कुम्हार का व्हील आता है, उसको जो हम चलाते हैं, ठीक है? उसके थ्रू जो पोट्री बनती थी, वो यहाँ पर यूज़ होती। जो पोट्री है, वो मॉडर्न पीरियड में भी यूज़ हुई है। तो पोट्री यहाँ पर डायरेक्टली ब्लैक पॉलिश पोट्री हम यूज़ करते थे, ब्लैक पॉलिश, ठीक है? जिसमें ब्लैक पेंट या इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। अगला हमारा आती है पपेट्री। पपेट्री मतलब कठपुतली। तो कठपुतली एक एंटरटेनमेंट के लिए हम इंडिया के अंदर एक आर्ट की फ़ॉर्म आती है, काफ़ी पुराने टाइम से इसका यूज़ होता है, ठीक है? इसका यूज़ होता रहा है, इसके जो रेफ़रेंस है हमारे शिल्पादिकरम जो एक तमिल लिटरेचर आता है और महाभारत, इसमें भी इस चीज़ का इन मतलब ज़िक्र मिला है पपेट्री का। ये पपेट्री एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज़ करते थे और इसके साथ-साथ में फिलॉसफिकल इम्पोर्टेंस भी होता था इसका। जो भारतीय कल्चर को दिखाने के लिए उसमें साथ-साथ में क्या है इसमें जो था, जो डिज़ाइन, कलर, मूवमेंट इनका जो है अनरेस्ट्रिक्ट फ्रीडम थी। मतलब वो अपनी मर्ज़ी से जो कलाकार था वो यूज़ करता था। तो जो पपेट्री के एविडेंस है वो हमारे हड़प्पन साइट पर भी मिले हैं। तो पपेट्री के पपेट्री मतलब है एक कठपुतली होती है जिन्हें एक इंसान अपने इशारों पे नचाता है। ठीक है? उसी टाइप का हमारे हमें हमें हमारा इन्वॉल्यूशन मिलता है भगवद गीता के अंदर। जैसे गॉड भगवान हैं जिनको सूत्रधार बोला गया है। सूत्रधार मतलब जिस टाइप से एक पपेट्री में एक कठपुतली को एक इंसान अपने हाथों से रस्सी के थ्रू कंट्रोल करता है, उसी टाइप से भगवान है जिसको सूत्रधार बोला था जो हमें कंट्रोल करता है। यहाँ पे 3 टाइप के धागे बताए हैं, 3 टाइप की स्ट्रिंग बताई गई है। तत्, रज और तम। इन 3 के थ्रू हमें कंट्रोल करना बताया गया भगवद गीता के। ये मतलब इसका पपेट्री का वो एक एक जो है फिलॉसफिकल इम्पोर्टेंस भी रहा है इंडियन कल्चर में। तो इंडिया के अंदर जो अलग-अलग टाइप 4 टाइप की पपेट्री इंडिया के अंदर यूज़ हुई है। पहले आती है स्ट्रिंग पपेट्री। स्ट्रिंग पपेट्री मतलब इस टाइप की कठपुतली को इनके जो हाथ वगैरह में, इनके गोले वगैरह में धागे बाँध के और उनको नचाया जाता था। अगली आती है शैडो पपेट्री। शैडो मतलब एक तरफ से लाइट जाती थी, अपने हाथों के इशारे कर के उसमें पपेट्री एक पिक्चर बनती थी, उसको नचाया जाता था। एक ग्लोब पपेट्री मतलब हाथों में उसके ग्लोब पहन के उनको अपने हाथों को घुमाते थे, ऐसा लगता था वो नाच रही है। एक रॉड पपेट्री मतलब कठपुतली को रॉड के थ्रू।
कनेक्ट किया जाता था और रॉड को मूव करते थे, जिसके हाथ पैर हिलते थे। अगला आता है डांस, नृत्य, ठीक है? तो भारत में नृत्य का आज भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्यूशन है, साथ-साथ नृत्य का इतिहास बहुत पुराना रहा है। डांस हो, म्यूज़िक हो, इंडिया में काफ़ी पुराना इतिहास रहा है इनका। मतलब मान सकते हैं कि जो डांस और म्यूज़िक है, इनकी जो कल्पना है, वो इंडिया से ही स्टार्ट हुई है। एक एक नाट्यशास्त्र आता है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। इसके अंदर बताया गया है कि डांस जो है कंप्लीट आर्ट है, ठीक है? मतलब कंप्लीट आर्ट डांस क्या होगा? उसके अंदर म्यूज़िक भी है, स्कल्पचर भी है, पोएट्री भी है, ड्रामा है, सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व है जाता है। मतलब इंसान के फिज़िकल मूवमेंट भी रहेंगे, सॉन्ग भी रहेगा, ठीक है? एक मतलब एक अलग-अलग पोस्चर भी रहेगा, तो ये सारी चीज़ें। तो शिव का तांडव नृत्य के बारे में भी इसमें बताया गया है। शिव का तांडव नृत्य सिग्निफाई करता है साइकिल ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, तांडव नृत्य। भीमबेटका की जो केव आती है, गुफाएँ आती हैं, वो 20-20 हज़ार साल पुरानी है भीमबेटका की गुफाएँ। इनके अंदर भी एक कम्युनिटी डांस पेंटिंग मिली है। मतलब लोग जो है कम्युनिटी में डांस किया करते थे, इतने पुराने टाइम में। ब्रोंज स्कल्पचर जो डांसिंग गर्ल का हड़प्पन के अंदर मिला है, तो इस टाइम में भी डांस प्रचलित रहा होगा, तभी डांसिंग गर्ल का एक मूर्ति या एक स्कल्पचर बनाया गया है। इसके अलावा जो अभिनय दर्पण आता है, नंदीश्वर का अभिनय इसमें यहाँ पर बताया गया है कि 3 डांस के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है नृत्य, जैसे बेसिक डांस हम जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है नाट्य, नाट्य मतलब ड्रामेटिक रिप्रेजेंट एक स्टोरी के साथ ड्रामा करते हैं। एक होता है नृत्य, नृत्य मतलब सेंटिमेंट, इमोशन के साथ हम उस चीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं अलग-अलग मुद्राओं में। जो संगीत नाटक अकेडमी है इंडिया के अंदर, उसने 8 टाइप के क्लासिकल डांस बताए हैं कि 8 टाइप के क्लासिकल डांस जो इंडिया के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं। जैसे भरतनाट्यम है, कुचिपुडी है, कथकली है, कथकली, मोहिनीअट्टम है, या कथकली और मोहिनीअट्टम उधर चलते हैं केरला के अंदर। ओडिसी है, मणिपुरी है, कथक है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय जो असम का है। अगला आता है म्यूज़िक, ठीक है? म्यूज़िक, तो म्यूज़िक को बताया म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ एनी कल्चर, और इंडिया के अंदर म्यूज़िक का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है, ठीक है? तो वैदिक टाइम से भी यहाँ पर जो है म्यूज़िक जो म्यूज़िक की जड़ें हैं, वैदिक टाइम से ही मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। नारद मुनि बताया जाता है कि नारद मुनि ने इंट्रोड्यूस किया था आर्ट ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अलग-अलग टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में भी मिले हैं। इसका मतलब वहाँ के लोग भी म्यूज़िक के बारे में अवेयर थे। एक आता है सामवेद का एक उपवेद है गंधर्व वेद। तो गंधर्व वेद को बोला जाता है साइंस ऑफ म्यूज़िक। वीणा, वीणा एक ऐत्रेय अरण्यक आता है, यहाँ पर वीणा मेंशन किया गया है। बीना मतलब म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा जो जैमिनी ब्राह्मण है, इसमें कलेक्टिवली ऑफ डांस के बारे में बताया गया कि डांस और म्यूजिक का कलेक्शन बताया गया है यहाँ पर। क्योंकि आज भी देखेंगे तो डांस अगर है तो म्यूजिक तो होगा ही। अकेला म्यूजिक नहीं चल सकता, अकेला डांस नहीं चल सकता। दोनों चीज़ें एक साथ में हमारी, ठीक है? तो जितने भी इंडिया के अंदर राग बताए जाते हैं, अलग-अलग टाइप के राग लय, उनका एक वर्ड आता है ओम। तो ओम से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो जो महर्षि पाणिनि रहे हैं, उन्होंने मेंशन किया है कि आर्ट ऑफ मेकिंग म्यूजिक फर्स्ट टाइम, ठीक है? तो म्यूजिकोलॉजी की जो जो भरत का नाट्य शास्त्र आता है, इसके अंदर हमारे म्यूजिकोलॉजी के बारे में बताया गया, ठीक है। मतंग ऋषि आते हैं, मतंग ऋषि ने अलग-अलग टाइप के राग को डिफाइन किया है, ठीक है। तो तीन इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक है, उसके 3 मेन पिलर माने जाते हैं। पहला स्वर है, स्वर जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी स्वर। अगला राग आता है, राग मतलब मेलोडिक स्केल, ठीक है। अलग-अलग हम कैसे उन चीज़ों को कंपेयर कराएँगे। अगली चीज़ आती है ताल, मतलब रिदमिक साइकिल क्या है, ग्रुपिंग ऑफ बीट क्या है उनकी। तो इंडिया का जो म्यूजिक है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला आता है हमारा फ़ोक म्यूज़िक, दूसरा आता है फ्यूज़न ऑफ क्लासिकल एंड फ़ोक, अगला आता है क्लासिकल म्यूज़िक। तो क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में बताया गया है कि भरत के नाट्य शास्त्र के अंदर ये मिलता है और ये गुरु शिष्य ट्रेडिशन के ऊपर बेस है। जैसे ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक में पर्शियन का इन्फ्लुएंस रहा है और यहाँ पर जो है शुद्ध स्वर सप्तक, ठीक है? यहाँ पर जो राग के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहा है। यहाँ पर अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला, सितार, सारंगी, सतुर, फ्लूट वगैरह रहे हैं। और इसके अलग-अलग स्टाइल आते हैं, मतलब ध्रुपद है, ख़याल है, तराना है, ठुमरी है, गज़ल है। ये अलग-अलग इसके स्टाइल आते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक। कार्नेटिक, कार्नेटिक प्योरली इंडियन है, मतलब काइनेटिक के ऊपर किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा। ये भक्ति मूवमेंट में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। इसका जो मेन बेस है वो ताल है। यहाँ पर फ़ोकस किया गया है वोकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कितना अच्छा आप गाते हैं। बोलने के मतलब जो आपके वोकल कार्ड से जो आवाज़ निकल रही है उसके ऊपर। ठीक है। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो वीणा है, इस टाइप के हमारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट, वायलिन वगैरह यूज़ करते हैं।
यहाँ पर केवल सिंगिंग स्टाइल है, यहाँ पर कोई घराना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ एक सिंगिंग स्टाइल है, उसी के थ्रू हम यूज़ करते हैं। पुरंदर दास जिनको फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक बोला जाता है। दूसरा हमारा आता है फ़ोक म्यूज़िक। फ़ोक मतलब क्षेत्रीय म्यूज़िक बोल सकते हैं, लोकल म्यूज़िक जैसे आला है। मध्य प्रदेश में आला गाई जाती है, महाराष्ट्र में लावणी गाई जाती है, ठीक है? राजस्थान में पनिहारी गाई जाती है, जैसे पानी लेने चले पनिहारी गा रहे हैं। ठीक है? और दोनों का जो फ्यूज़न हुआ, दोनों जो मिल गए, उनको बोला जाता है भजन, कीर्तन, शब्द, कव्वाली। तो दोनों को मिले हुए रूप हमारा आता है इंडियन म्यूज़िक। अगला हम देखते हैं इंडियन ड्रामा, थिएटर एंड ड्रामा। तो अपनी कला या कि जो भी हमारे पे आता है वो पब्लिक को दिखाना, यही हमारा थिएटर और ड्रामा का कांसेप्ट रहा है। ठीक है? तो ड्रामा हम हमारे यहाँ यहाँ पर जो है डायलॉग, म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, ठीक है? इन सब का एक नैरेटिव होता है जिसको हम प्ले बोलते हैं। इन सबको जो एक साथ हमारा कंपोज़िशन होता है, एक हमारी नई आर्ट निकल के आती है, उसको हम प्ले बोलते हैं। ठीक है? और इंडिया के अंदर 2 टाइप के प्ले एग्ज़िस्ट किए हैं। ठीक है? एक को बोला जाता है लोकधर्मी, एक को बोला जाता है नाट्यधर्मी। जैसे ड्रामा, ड्रामा को बोला जाता है रिटेन एंड प्रिंटेड स्क्रिप्ट ऑफ प्ले। जो हम प्ले यहाँ पर कर रहे हैं इन सब का जो मिक्सचर करके जो हम प्ले कर रहे हैं वो रिटेन है और प्रिंटेड है, ठीक है? मतलब पूरी एक उसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसके थ्रू हम प्रिंट कर रहे हैं दैट इज़ अ ड्रामा। ये लिखा गया है पूरा जो ड्रामा है। जैसे नाटक लिख दिया जाता है। थिएटर, थिएटर हमारा क्या ऑन स्टेज परफॉर्मेंस मतलब इन सब के कॉम्बिनेशन को हम स्टेज पे जाकर डायरेक्टली परफॉर्म करना, ठीक है? यहाँ पर लिखना नहीं है हमें सीखना है यहाँ पर, वो हमारा थिएटर हो। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, यहाँ पर बताते हैं कि ब्रह्मा ने क्रिएट की है नाट्य वेद, ठीक है? चारों वेदों के जो एलिमेंट थे, उनको कंबाइन करके नाट्य वेद क्रिएट किया है, ठीक है? जो हमारा ड्रामा या थिएटर के लिए हम यूज़ करते हैं। अगला सीता बहन जोगीमारा केव आती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ओल्डेस्ट परफॉर्मिंग थिएटर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो नाट्य शास्त्र को 2 टाइप में हमारा डिवाइड किया गया है, एक नाटक, एक प्रकरण। ठीक है? तो यहाँ पे 3 टाइप के हमारे प्ले रहे हैं, मतलब 3 तरह से जैसे नायक, नायिका और विदूषका। 3 टाइप के हमारे कैरेक्टर आते हैं इस प्ले के अंदर। कुछ हमारे फेमस क्लासिकल संस्कृत ड्रामा आते हैं, जैसे अश्वघोष है, इनका सरीपुत्र प्रकरण आता है, भाषा है, स्वप्नवेद आता है, शूद्रक का है मृच्छकटिकम। कालिदास का मालवीय अग्निहोत्रम एक बहुत अच्छा ड्रामा आता है, विक्रम उर्वशी आती है, अभिज्ञान शकुंतलम ये फेमस हमारा कालिदास का ही ड्रामा आता है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, ये भी बहुत फेमस ड्रामा आता है विशाख दत्त का। हर्षवर्धन की रत्नावली, ये भी फेमस ड्रामा आता है। तो ड्रामा जैसे ये स्टेज आर्ट जो हम यहाँ पर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जैसे ये साउथ इंडिया के अंदर इस टाइप से जो थिएटर आर्ट है परफ़ॉर्म होती है, ठीक है? नॉर्थ इंडिया में इस टाइप से परफ़ॉर्म जो स्टेज आर्ट है उसको हम परफ़ॉर्म करते हैं। अगला आती है पेंटिंग। पेंटिंग मतलब हमारे दिमाग में जो चीज़ है, मतलब जो हमारी थॉट है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको हमें एक चित्र के रूप में मतलब दीवार पे किसी भी चीज़ पे बना देना। ठीक है? तो पेंटिंग बोला जाता है वन ऑफ मेजर एंड ओल्डेस्ट मीडियम ऑफ आर्ट टू एक्सप्रेस द थॉट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के थॉट को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम आता है, सबसे पुराना मीडियम, चित्रकला बोलते हैं। किसी चीज़ के चित्र बना दें, ठीक है? तो इंडिया के अंदर चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है। अप्रॉक्सिमेट भीमगेट का जो केव है, ठीक है? जैसे हम पेंटिंग के हम देखें जो पुराने टाइम में पेंटिंग का जो देखें, ठीक है? तो यहाँ पर प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग मिलती है, मतलब जो चट्टान है उस पे कंप्लीट पेंटिंग मिली। जैसे एग्ज़ाम्पल भीमबेट का आता है, यहाँ की जो गुफाओं के अंदर पेंटिंग वर्क है वो 30,000 साल से भी पुरानी है। इसके अलावा मिर्ज़ापुर के अंदर है, इसके अलावा पोट्री पेंटिंग है, मतलब पोट्री इस टाइप के बर्तन बनाए पोट्री, ठीक है? और उनके ऊपर हमने पेंटिंग कर दी, मतलब पूरा इंस्क्रिप्शन लिख दिया या चित्र बना दिए। इसके अलावा लेप लेप चित्र बोलते हैं उसको, लेप चित्र मतलब कुछ चीज़ को लेप दिया इस टाइप से। धूलि चित्र मतलब धूल के कण से हमने चित्र बना दिए। पतचित्र मतलब पत्ते पे चित्र बना देना, इसका मतलब लिटरेचर पेंटिंग। मतलब लिटरेचर जो हम लिखते हैं उसको एक पेंटिंग वहाँ पर बना देना। ये अलग-अलग पार्ट में हमारा डिफाइन हुआ है। एक बात्स्यायन आते हैं, बात्स्यायन का एक ग्रंथ है कामसूत्र। तो कामसूत्र में मेंशन किए गए हैं 6 प्रिंसिपल। पेंटिंग के 6 प्रिंसिपल है जिनको 6 शब्दांग भी बोलते हैं, सादांग, ठीक है? पेंटिंग के। जैसे रूपभेद, प्रमाणम, भाव, लवण्योजनम, तदृश्यम, वर्णिकाभंग, ये 6 इसके शब्दांग आते पदांग आते हैं। तो पेंटिंग को एक्चुअल में 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है इंडिया के अंदर। पहली आती है मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग वो है जिसमें हम वॉल के ऊपर या फिर सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, पेंट करना या कुछ वर्क करना। जैसे अजंता की गुफाओं में मिलेगा, एलोरा की गुफाओं में मिलेगा।
एक हमारा मिनिएचर पेंटिंग आती है। मिनिएचर पेंटिंग मतलब स्मॉलर डिटेल पिक्चर, मतलब कहीं पे भी हमने छोटे पेंटिंग को और बहुत डिटेल में कुछ लिख रहे हैं, साथ-साथ में हम मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ लिख भी रहे हैं उनमें चीज़, वो चीज़ आती है। 3 टाइप की टेक्निक यूज़ होती है, मतलब पेंटिंग में हम कैसे कैसे पेंट करेंगे उसकी 3 टेक्निक हमारी आती है। जैसे वॉल प्लास्टर पे हमने पेंटिंग करनी है, तो उसकी 3 टेक्निक आती हैं। पहली आती है वॉन फ्रेस्को। वॉन फ्रेस्को एक टेक्निक होती है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, पिगमेंट जो हमारा रंग होता है, जिस रंग को हमें पेंटिंग करनी है, जिसको छापना है, उसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं और छाप देते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं होता। पेंट को चिपकाने के लिए किसी एजेंट का हम यूज़ नहीं करते, सीधे वाटर में मिलाए और चिपका दिया। अगला आती है सेस्को पेंटिंग। सेस्को पेंटिंग में क्या है, बाइंडिंग मीडियम का यूज़ करते हैं। मतलब कलर को दीवार से चिपकाने के लिए या जहाँ पर भी हम पेंट कर रहे हैं, वहाँ चिपकाने के, जैसे एग का है, ग्लू का है, ऑयल का है, इनका हम यूज़ करते हैं। एक आती है मैजो फ्रेस्को पेंटिंग। तो मैजो फ्रेस्को पेंटिंग एक्चुअल में ये पूरी तरह से ड्राई नहीं होती, ठीक है? जो दीवार है हमारी पूरी तरह से ड्राई नहीं होती। यहाँ पर क्या करते हैं, जो दीवार के ऊपर जो प्लास्टर है, वहाँ पर हम पिगमेंट जो होता है हमारा, उधर रंग होता है, वो धीरे-धीरे एक जगह धीरे-धीरे पेनिट्रेट करते हैं, धीरे-धीरे वहाँ पर क्या है, दीवार में हम देखते हैं दीवार सोखती जाती है उस चीज़ को, पेंट को, और वो हमारा काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक। तो जैसे यहाँ पर पेंटिंग मिलेगी, जैसे ये वाली पेंटिंग मिलेगी, लिटरेचर पेंटिंग बोलते हैं इसको। अगली हमारी आती है मार्शियल आर्ट। तो मार्शियल आर्ट एक बहुत अच्छी कला है, जिसमें हम फिजिकल या अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो मार्शियल आर्ट का जो मैक्सिमम लोग समझते हैं कि ये जो है चाइना या बाकी देश हैं, एक्चुअल एक्चुअल में ये इंडियन आर्ट आती है, ठीक है? ये मार्शियल आर्ट आती है, जिसको एक साउथ इंडिया, एक शायद पल्लव डायनेस्टी थी, उसके एक राजा थे, उन राजा के एक पुत्र था बोधिधर्मन, ठीक है? तो बोधिधर्मन इसके फाउंडर माने जाते हैं मार्शियल आर्ट के। तो बोधिधर्मन फाइनल चाइना गए थे और चाइना में इन्होंने इन लोगों को ये चीज़ सिखाई थी, ठीक है? इसी टाइप से इंडिया के अंदर अलग-अलग टाइप के सेल्फ डिफेंस टेक्निक, ठीक है? जैसे मार्शियल आर्ट है, जैसे डांस है, योग है, अलग-अलग आर्ट में परफ़ॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक कुछ हमारी मार्शियल आर्ट फ़ॉर्म आती हैं, ठीक है? जैसे कलारीपयट्टू है, ये काफ़ी ओल्डेस्ट मार्शियल आर्ट टेक्निक आती है, केरला के अंदर काफ़ी यूज़ होती है ये। अगली आती है सिलंबम, तमिलनाडु के अंदर है, कुट्टूवरसी तमिलनाडु के अंदर है, थांग टा है, सरित्तस्रे है, ये मणिपुर के अंदर चलती है ये। परीकंड है, बिहार के अंदर है, तोड़ा हिमाचल की है, कटका पंजाब की मार्शल आर्ट आती है, ठीक है? मर्दानी खेल महाराष्ट्र की मार्शल आर्ट आती है। इस टाइप से लाठी जो है पंजाब, बंगाल के अंदर है, ठीक है? मल्लयुद्ध साउथ इंडिया के अंदर है और मल्लखंब ये महाराष्ट्र की जो हमारी मार्शल आर्ट आती है। इस टाइप से फेयर एंड फेस्टिवल। इंडिया के अंदर जो फेयर एंड फेस्टिवल यूज़ हुए हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न आता है कि हम उसका यूज़ क्यों कर रहे हैं? सेलिब्रेशन के लिए। अब इंसान सेलिब्रेट कब करेगा? जब इंसान के पास पैसा होगा। ठीक? तो इसी वजह से यहाँ के जो एक फेयर एंड फेस्टिवल को मानते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वेल्दी सिविलाइजेशन। मतलब किसी सिविलाइजेशन वेल्दी है, उसके पास रिच सिविलाइजेशन, तो वही फेयर एंड फेस्टिवल का अधिकतर यूज़ करती रहेगी। ठीक है? क्योंकि सेलिब्रेट हम उन चीज़ों को करते हैं, सेलिब्रेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास कुछ होना चाहिए ना, और यही हमारी कल्चरल डेवलपमेंट में सहयोग करता है। ठीक है? तो ये हमारे बोले जाते हैं मीडियम ऑफ सेलिब्रेशन है विद सोसाइटी। ठीक है? समाज के साथ हम किस चीज़ को सेलिब्रेट करना है ताकि अपने हमारे सोशल रिलेशन इंप्रूव हो, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। फेयर हैंड फेस्टिवल के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सब लोग दूसरे से मिलते हैं, मेले वगैरह लगते हैं, अलग-अलग टाइप के मेले, जैसे कुंभ मेला है, ठीक है? अलग-अलग टाइप के इंडिया के अंदर तो हर शहर में अलग-अलग टाइप के मेले लगते हैं, ठीक है? और फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पर फेस्टिवल मतलब अगर देखा जाए कि इंडियन फेस्टिवल की बात करें, तो यहाँ पर हर महीने के हर हफ्ते कोई ना कोई त्योहार रहता है, छोटा या बड़ा। तो इस टाइप से हमारे पूरी घुली-मिली चीज़ें हैं और यहाँ पर जो त्योहारों को लिंक किया गया है, वो हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं, वो हमारे इंटरलिंक हैं वेदर कंडीशन के साथ और सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रोथ। ठीक। जो फसल चक्र है उसके साथ, जो फसलों की कटाई होती है, बुवाई होती है, उससे डायरेक्टली इंटरलिंक आते हैं। ठीक। जो जैसे अगर फसल हमने बो दी, तो अब खेत में कोई काम तो है नहीं ख़ास, फसल बो दी, ठीक है? तो हम उस टाइम खाली टाइम होता था, अलग-अलग टाइप के फेयर फेस्टिवल यूज़ होते थे। फसल कट गई, हमारे पास अन्न या अनाज घर में आ गया, मतलब हमारे पास पैसा आया कुछ ना कुछ, तो उसको हम खर्च करेंगे, तो उसके बाद में फेस्टिवल आते थे। जैसे दिवाली है, दिवाली जैसे लाइट का फेस्टिवल बोला जाता है अमावस्या में, कार्तिक मंथ में। जैसे राइस राइस हार्वेस्टिंग के बाद में आता है, जैसे चावल सबके घर में कट के आ जाते हैं, उसके बाद में हम दिवाली मनाते हैं। होली है, इसी टाइप से अलग-अलग टाइप के फेस्टिवल रहे इंडिया के। अगला आता है करंट डेवलपमेंट इन आर्ट एंड कल्चर। भारत के अंदर जो करंट आज के टाइम में जो डेवलपमेंट हो रही है, जिससे हम बाकी वर्ल्ड को या बाकी दुनिया को दिखा सकें। जैसे कुंभ मेला है, ठीक है?
जैसे कुंभ मेला है दुनिया उसमें जिनमें देखती है, चार धाम कॉरिडोर है, बुद्धिस्ट सर्किट है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काशी कॉरिडोर है, करतारपुर कॉरिडोर है, रामपथ वनगमन मार्ग है। इसके अलावा स्टैच्यू वाला टाइप के स्टैच्यू बन रहे हैं, ठीक है? जैसे रामानुजम का है, ताकि लोग उन चीज़ों को सीखें, इन सब की हेल्प से लोग अपने पुराने कल्चर वैल्यू को जान पाएँ। आदि शंकराचार्य है, सरदार पटेल है, इनका स्टैच्यू वगैरह बनाना। अगला हमारा आता है इंडिया का जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड के लिए, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो अलग-अलग टाइप की फिलॉसफी को दुनिया के अंदर प्रचारित किया गया, दुनिया के अंदर फैलाया गया है। ठीक है? जैसे बुद्धिस्ट में, बुद्धिस्ट की जो फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ के अंदर, बाकी देशों के अंदर उस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है। योग, योग को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। मेडिटेशन को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। या फिर इंडिया का जो मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, उसको बाकी दुनिया के अंदर पहुँचाना। क्योंकि जितना मुझे लग रहा है कि जितना इंडिया के जो धर्म ग्रंथ ग्रंथ हैं इंडिया के, चाहे हम संहिता की बात करें, चरक संहिता की बात करें, सुश्रुत संहिता की बात करें या फिर वेदों की बात करें, किसी की भी हम बात करें, मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी कल्चर के ग्रंथ किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके इतने ज़्यादा स्टडी और पढ़े गए हैं, जितने इंडिया के पढ़े जाते हैं, ठीक? तो इंडिया के अंदर जैसे मार्शल आर्ट है, डांस है, म्यूज़िक है, इनमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन आता है। इंडिया की अलग-अलग लैंग्वेज हैं। रामलीला है, रामलीला का आयोजन इंडिया से लेकर इंडोनेशिया, वियतनाम हर देश में होता है, मलेशिया वगैरह। मेडिटेशन, तो आयुर्वेद आयुर्वेद को इंडिया के से बाहर इसका प्रचलन, योग का प्रचलन, ताकि हम क्या कर सकें, स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ बुद्धि के लिए इन चीज़ों को दुनिया ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। अगली जाती है इंडियन सिनेमा। जो भारतीय सिनेमा है उसको हम देखेंगे। तो भारत का जो सिनेमा है वो सबसे ज़्यादा फ़िल्म प्रोड्यूस करने के लिए फ़ेमस रहा है। जैसे हिंदी से लेके भोजपुरी, तमिल, मलयालम ने हर लैंग्वेज की इंडिया के अंदर फ़िल्में बनती हैं और पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। ठीक है? तो इंडिया का जो इसी टाइप का इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा है। ठीक? जो पिक्चर है या फिर जो इंडियन सिनेमा का जो कांसेप्ट दिखाई देगा वो ल्यूमरी ब्रदर्स से स्टार्ट होता है। यहाँ पर इन इसके बाद में आते हैं हरिश्चंद्र। इन्होंने भी 1899 में ठीक है 2 शॉर्ट फ़िल्में बनाई थी और वो ऑडियंस को दिखाया था। मेजर वारविक आते हैं, इन्होंने पहले सबसे पहला सिनेमा मद्रास के अंदर पहला सिनेमा हाउस इन्हें स्टेबलाइज़ किया था। इसके अलावा 2 हमारी कंपनी आती हैं, जैसे कोहिनूर फ़िल्म कंपनी है, दादा साहब फाल्के का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है सिनेमा के अंदर। भारतीय सिनेमा के अंदर दादा साहब फाल्के का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उन्होंने भी अब कंपनी ओपन की, इसके अलावा अब बाद में बॉम्बे टॉकीज़, न्यू थिएटर, प्रभात वगैरह इमर्ज हुए इंडिया में। बाद में इंडिया ने इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए इंडियन सिनेमोग्राफी एक्ट बनाया, ताकि फ़िल्म को हम सर्टिफ़ाइड कर सकें। और फ़िल्म के सर्टिफ़िकेशन के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म से सर्टिफ़िकेशन स्टेबलाइज़ किया गया था, ताकि जो कंटेंट है उसको हम रेगुलेट कर सकें। तो ये था हमारा रिवीजन यूनिट नंबर 5 का इंडियन ट्रेडिशन का। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी टॉपिक है, अगर उसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। वहाँ पर वन बाय वन टॉपिक डिटेल में आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।